हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल में आज हम चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय पठार और उससे संबंधित तथ्यों पर। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत को और उसके पठारीय क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5-6 भागों में विभाजित किया गया है। अब आप देखेंगे कि अरावली रेंज, फिर मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी पठार, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत को दिखाया गया है। अब आप देखेंगे कि एक क्षेत्र तो ये आपको दिख रहा है, ये जो अरावली पर्वत रेंज है, और एक आपको यहाँ पे क्षेत्र दिखेगा उच्च भूमि जो है, ये उच्च भूमि, ये दक्कन का पठार और ये पूर्वी पर्वत और ये पश्चिमी पर्वत। उसके बाद ये पूर्वी पठार पूरा, और यहाँ पर ये है मेघालय यानी हिमालय का पठार। तो 1 2 3 4 5 6 भागों में अलग अलग विभाजित किया गया है। ये जो मेघालय का पठार दिख रहा है वो भी यही जो पूर्वी पठार है इसी का भाग है। अब यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। अरावली पर्वत रेंज जो ये है, इस पर्वत रेंज को जल विभाजक कहा जाता है, मैंने कल की क्लास में बताया था। तो अरावली पर्वत को ये समझ लीजिए कि जब हमारी जो मानसूनी हवाएं आती हैं भारत में, अब यहाँ से ऐसे उठेंगी तो यहाँ 2 भागों में विभाजित, एक इधर चला जाता है, एक इधर जा कर के यहाँ से सीधे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे बारिश नहीं होता है क्योंकि ये पैरेलल है अरावली रेंज। तो अरावली रेंज को आप हटा दीजिए। अब आपका है पहला पॉइंट है मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है इसी को आप ऐसे और ऐसे करके काट दीजिए। अब ये मैंने गोल बना दिया है, वैसे थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा है। तो एक तो हो गया आपका मालवा का पठार, तो इसको आप अब बनाइए मालवा का पठार, एक मालवा का पठार। उसके बाद में ये क्षेत्र है बुंदेलखंड का पठार। एक क्षेत्र हो गया मालवा का पठार और एक हो गया बुंदेलखंड का पठार। तो मालवा का पठार यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3। तो एक हो गया आपका मालवा का पठार, दूसरा हो गया बुंदेलखंड का पठार, और इसी में आप देखेंगे कि विंध्याचल का जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है वो यहाँ से लगा करके पूरा है। तो ये जितना भी आपको दिखने को मिलेगा, ये जितने सब आते हैं तो सब विंध्यन श्रेणी में ही आते हैं। तो इसलिए अभी इसको 3 नंबर को विंध्यन श्रेणी के रूप में याद रखिए। अब आते हैं दक्कन का पठार। अब ये दक्कन का पठार है, तो दक्कन के पठार को आप ऐसे बांट दीजिए। दक्कन का पठार ये आपका हो गया दक्कन का पठार, और ये हो गया आपका तेलंगाना का पठार, और ये हो गया आपका जिसे कर्नाटक का पठार के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक का पठार यही है।
मैसूर का पठार। मैसूर के पठार को ही कर्नाटक के पठार के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूर्वी पर्वत क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी पर्वत क्षेत्र हो गया। अब पूर्वी पठार जो है ये क्षेत्र आपका ऐसे ये बन गया बघेलखंड, ये हो गया आपका बघेलखंड। तो 4 5 6 और 7 8 9 10 11, ये मैं याद करने के तरीके से बता रहा हूँ कि आप जब भी मैप बनाएंगे, जब आपको याद करना होगा तो सब जोड़ी जोड़ी त्रिकोणियों में हैं, तो कैसे आप आसानी से याद कर सकें। तो अब आप देखेंगे कि ये कहाँ है, बघेलखंड। तो बघेलखंड का नंबरिंग है 7। उसके बाद में छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य, ये पार्ट है दंडकारण्य, ये हो गया आपका 9। और छत्तीसगढ़ का पठार और छोटा नागपुर का पठार, ये छत्तीसगढ़ का और छोटा नागपुर का, यानी 8 और 10, ये दोनों यहीं पे पठार हैं। और मेघालय का पठार 11, जो मेघालय का पठार है उसी को, मेघालय के पठार को ही शिलांग के पठार के नाम से भी जानते हैं। मेघालय के पठार को ही शिलांग के पठार के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया आपका 11। और ये जो पूरा रेंज है, ये पूरा रेंज विंध्य श्रेणी के रेंज आता है। और विंध्य श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत को विभाजित करता है, अलग करता है। तो अब याद कैसे करेंगे आप? याद करेंगे कि अरावली रेंज में पर्वत का महत्व है, अरावली रेंज में पर्वत का महत्व है। पहाड़ी क्षेत्र उसके पूरब में मेघालय तक जाते हैं। याद कैसे करेंगे? अरावली का महत्व पर्वत के लिए विभाजन का इसके पूर्व में मेघालय तक जाता है। और लगभग आपको कैसे मिल जाएंगे? ये मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। यानी आप मध्यवर्ती उच्च भूमि में, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है। और उच्च भूमि में मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य श्रेणी तो पूरे में आता है लेकिन इसमें काउंट किया जाता है। उसके बाद में आप लेंगे दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार में 3, आप पूर्वी भूल जाइए, आपको आसानी से याद होगा, नहीं भी करेंगे तब भी याद रहेगा, क्योंकि पूर्वी पूर्व में है, पश्चिमी तट पे है। तो यहाँ पर एक कैसे कि थोक जिसे बोला जाता है, एक आपका हो गया दंडकारण्य तेलंगाना और मैसूर का पठार। दंडकारण्य तेलंगाना, दक्कन का पठार तेलंगाना और मैसूर एक हुक में हो गए। उसके बाद बघेलखंड, छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर और दंडकारण्य, ये दंडकारण्य है, यही दंडकारण्य है जहाँ पर भगवान राम ने जो है मारा था राक्षसों को। और फिर मेघालय का पठार गारो खासी जयंतिया के पास में शिलांग पठार के नाम से जाना जाता है। तो यही इतना आपको पठार में यानी प्रायद्वीपीय पठार में याद करना है। और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट मैंने आपको बता दिया। तो कितने आसानी से आप क्रम याद कर सकते हैं। और यदि पूछा जाए सबसे उत्तर में कौन सा पठार है, तो सबसे उत्तर में आपको मिलेगा बुंदेलखंड का, लेकिन सबसे पश्चिम में मिलेगा मालवा का। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम पठार है। ये विश्व का प्राचीनतम पठार है जो आर्कियन काल की चट्टानों से बना था। आर्कियन काल की चट्टानों से बना था। और जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये एक शांत पेटी है। और शांत पेटी होने के नाते यहाँ पर भूकंप आने की प्रोबेबिलिटी जो है एकदम ना के बराबर है। भूकंप आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एकदम ना के बराबर है। और एक नर्मदा नदी है और एक है ताप्ती नदी। नर्मदा
और जो ताप्ती जो नदियाँ जो दो नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, इसके उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में दो बराबर भागों में इसे बांट दिया गया है। किसे बांट दिया गया है? प्रायद्वीप को, प्रायद्वीपीय भारत को इसे दो बराबर भागों में बांट दिया गया है नर्मदा नदी की वजह से। तो इसके उत्तरी भाग को मालवा और दक्षिणी भाग को दक्कन का पठार कहा गया। उत्तरी भाग को मालवा का पठार और दक्षिणी भाग को दक्कन का पठार के नाम से जाना गया। अब मालवा के पठार के उत्तर में जाने पर उसका क्लासिफिकेशन और बाद में बढ़ गया, लेकिन पूर्णतः जो नर्मदा और ताप्ती नदियों की वजह से इसे दो भागों में प्रायद्वीप को समझा गया। तो प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में समझा गया, किसकी वजह से? नर्मदा और ताप्ती नामक दो नदियों के वजह से। जैसे कहा गया विश्व का प्राचीनतम पठार जो आर्कियन काल के चट्टानों से बना है, विवर्तनिकी दृष्टि से शांत क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूकंप आने की संभावना काफ़ी कम है। इसलिए अक्सर आप देखते होंगे कि भूकंप यहाँ ज़्यादा नहीं आता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से इसे दो असमान भागों में बांट दिया गया है। उत्तरी भाग को मालवा का पठार कहा गया और दक्षिणी भाग को दक्कन ट्रैप कहा गया। दक्षिणी भाग को दक्कन ट्रैप कहा गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि अरावली पर्वत जो है ये लगभग 1100 किलोमीटर के लंबाई में फैला हुआ है। अब ये जो रेंज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। तो अरावली ये प्राचीन है, वर्तमान में ये कहा गया है अवशिष्ट पर्वत की भांति है। अवशिष्ट मतलब जो बचा हुआ भाग है। लगभग अरावली का जो लंबाई है लगभग 1100 किलोमीटर है और ये यहाँ पर दिल्ली से गुजरात के अहमदाबाद तक, दिल्ली से गुजरात के अहमदाबाद तक फैला हुआ है। और अरावली का जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। अब अरावली रेंज, ये जो रेंज है अरावली, ये जल विभाजक भी है, यानी सिंधु सिस्टम समूह और गंगा नदी समूह को अलग अलग कर देता है, इसीलिए इसे जल विभाजक के नाम से भी जाना जाता है। तो अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है। यह विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। अरावली की कुल लंबाई 1100 किलोमीटर है। अरावली की कुल लंबाई 1100 किलोमीटर है, जो दिल्ली से अहमदाबाद तक फैला हुआ है। दिल्ली से अहमदाबाद तक फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। इसकी सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जिसका 1722 मीटर ऊंचाई है। अब यहाँ पे मालवा पठार की बात आती है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि नर्मदा और ताप्ती के नदियों के असमान विभाजन से उत्तर के भाग को प्रायद्वीप के मालवा पठार और दक्षिण को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना गया, और उसके बाद में उत्तर के भाग को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया और दक्षिण के भाग को भी अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया।
ये सब समझ लीजिए, इधर का नॉर्थ ईस्ट का भी नहीं बना रहे हैं। अब ये कहा गया मालवा का पठार और दक्कन का पठार। यहाँ से आता है नर्मदा और ताप्ती, दो नदियाँ आती हैं। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा के उत्तर भाग को कहा गया मालवा, इसे कहा गया मालवा, इसे कहा गया दक्कन ट्रैप। और मालवा के पठार की ऊंचाई जो है 800 मीटर है। ध्यान रहे 1000 मीटर से नीचे वाले को पठार कहा जाता है और इससे ऊपर वाले को पर्वत कहा जाता है। जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा है वो पर्वत की श्रेणी में आता है और जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है वो पठार की श्रेणी में आता है। लेकिन एक अपवाद याद रखिएगा, 5000 मीटर ऊंचा होने के बावजूद, ऊंचा होने के बावजूद पामीर का गांठ, पामीर के पठार के नाम से जानी जाती है। इसे पर्वत नहीं कहा जाता। क्यों? पर्वत ये इस तरह होता है और पामीर का गांठ इस तरह का है और इसीलिए पैरेलल है, तो इसलिए इसको पठार कहा गया है। इसे विश्व के छत के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे है कश्मीर के केटू के जस्ट ऊपर है पामीर की गांठ और इसीलिए इसे विश्व का छत कहा जाता है। जबकि मानक 1000 मीटर से ऊंचे होने के बावजूद इसे पर्वत की श्रेणी में न रख करके पठार की श्रेणी में रखा जाता है। अब मालवा का पठार, इसकी ऊंचाई कितनी है? 800 मीटर। अब मालवा के पठार में 800 मीटर ऊंचाई है। अब इसको हम देखेंगे इस तरह के कि एक तो ये मालवा हो गया, दूसरा बुंदेलखंड हो गया और ये तीसरा जो है ये विंध्याचल श्रेणी है। और विंध्याचल की जो श्रेणी है वो आप ये लीजिए, दो ही अब रखिए, क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ से लगा करके ऐसे ये पूरा विंध्याचल श्रेणी है और कटा फिटा है, टूटा फूटा भी है, इसलिए इतने पे आके रुक जाता है और इसीलिए इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। विंध्याचल की जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है इसकी लंबाई 1200 मीटर है। अब मालवा ये हो गया, बुंदेलखंड ये हो गया। तो मालवा की जो सामान्यतः औसत ऊंचाई है वो है 800 मीटर, यानी कि 200 मीटर कम है, नहीं तो पर्वत श्रेणी के उसमें आता। और ये बना किसका है? मालवा का पठार बना किसका है? इसकी ऊंचाई है औसत 800 मीटर, बना है नीस और ग्रेनाइट के कठोर चट्टान से। कठोर चट्टान से बना हुआ है। लावा निक्षेप के कारण काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर बहती हैं नदियाँ कौन कौन? बनास, चंबल, सिंध, माही, बेतवा। यानी मालवा के पठार लंबाई ऊंचाई उसकी है 800 मीटर, ग्रेनाइट और नीस के कठोर चट्टान से बनी हुई है। लावा निक्षेप के कारण काली मिट्टी पाई जाती है। बनास, चंबल, सिंध, माही, बेतवा नदी मालवा के पठार में बहती है। तो ग्रेनाइट जैसे कठोर चट्टान का बना हुआ है, लावा निक्षेपों से निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ बहने वाली नदियों में बनास, चंबल, सिंध, माही और बेतवा है। अब है बुंदेलखंड। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि एक तो विंध्याचल रेंज
और नर्मदा के उत्तर पश्चिम में मालवा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अरावली के तुरंत पूर्व में मालवा है और मालवा के तुरंत उत्तर पश्चिम में अरावली है, क्योंकि अरावली इसके जस्ट ऊपर से गया है। तो जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड नीस और क्वार्टजाइट के चट्टान से बना हुआ। ध्यान रहे, ये मालवा हो गया कि जस्ट बगल में हो गया बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड नीस और क्वार्टजाइट से बना हुआ है और गहन अपरदन के कारण यह वर्तमान के रूप में बना हुआ है और चंबल नदी यहाँ का बहुत ही बीहड़ बना दिया है, चंबल नदी, और इसीलिए इसे उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। भूमि का प्रदेश कहते हैं। सीधी बात है, अच्छी भूमि नहीं, बैड लैंड के बारे में बात कर रहा है। तो बुंदेलखंड का पठार नीस और क्वार्टजाइट के गहन अपरदन से विकसित हुआ है। बुंदेलखंड का पठार चंबल नदी के द्वारा, इसमें महान खड्डों के कारण इसे उत्खात भूमि का प्रदेश कहा जाता है और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे डाकू बहुत होते हैं, चंबल के डाकू। तो यही चंबल की बात कर रहा है, बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। विंध्यन श्रेणी जो है, वो विंध्यन श्रेणी आप देखेंगे कि ये पूरा प्रायद्वीप का मुख्य भाग है, जो उत्तर दक्षिण का विभाजन है, लगभग 1200 किलोमीटर में, यहाँ से लगा करके 1200 किलोमीटर में इनका विस्तार है और भारी अपरदन के कारण इनकी औसत ऊंचाई जो है, इनकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर रह गई है। यानी विंध्यन पर्वत श्रेणी की ऊंचाई जो है 500 से 700 मीटर में रह गई है और इसीलिए इसे पठार के श्रेणी में पढ़ा जाता है। भले पर्वत श्रेणी नाम दिया गया तो क्या हुआ। औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। पश्चिम में लावा पाया जाता है। अब इधर तो लावा पाया जाता है, लेकिन इधर लावा नहीं पाया जाता। पश्चिम में तो लावा पाया जाता है, किंतु पूर्व में लावा नहीं पाया जाता है। और इसके पश्चिमी भाग में भारनेर श्रेणी है। पश्चिमी भाग में भारनेर श्रेणी और पूर्वी भाग में कैमूर श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी। तो विंध्यन के देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, औसत लंबाई 1200 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर। उसके बाद में पूर्वी भाग लावा रहित, पश्चिमी भाग लावा सहित। पश्चिमी श्रेणी भारनेर श्रेणी, पूर्वी श्रेणी कैमूर पर्वत श्रेणी। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं विंध्यन पर्वत श्रेणी के। दक्कन का पठार, अब दक्कन के पठार जो ताप्ती के दक्षिण में है, दक्कन का पठार जो ताप्ती के दक्षिण में है, इसके उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा, यानी इधर सतपुड़ा और विंध्याचल, विंध्यन, और उत्तर में महादेव
महादेव और मैकाल, और पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट, और दक्षिण में यहाँ पे नीलगिरी इसी का भाग है। यानी जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार अलग अलग भागों में विभाजित होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि यहीं पर आपको दक्कन, मैसूर और तेलंगाना, दक्कन, मैसूर और तेलंगाना। तेलंगाना का जो पठार है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आंतरिक भाग में पाया जाता है। ज़्यादातर ये आंध्र प्रदेश में है। मैसूर का पठार कर्नाटक के पठार के नाम से जाना जाता है, और मैसूर पठार का जो निचला हिस्सा है वो नीलगिरी के पहाड़ी के भाग के रूप में भी जुड़ा हुआ है। और दक्कन का पठार, आप दक्कन का पठार देखे ही हैं ऊपर। तो दक्कन के पठार उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा से, विंध्याचल से, और उत्तर में महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी से, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। क्रिटेशियस काल में और पूर्व टर्सरी काल में इसका ज्वालामुखी के उद्गार के द्वारा बेसिक लावा से इसका निर्माण हुआ था। यानी क्रिटेशियस काल में और पूर्व टर्सरी काल में इसका निर्माण हुआ था, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और उसके तहत निकले हुए लावा के वजह से दक्कन का पठार का निर्माण हुआ था। और ताप्ती नदी इसके उत्तरी सीमा बनाती हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन है दक्कन, तेलंगाना और मैसूर। तो दक्कन का पठार जो है इसके औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के पास दक्कन की है ऊंचाई। तो ये जो दक्कन है इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 900 मीटर, और ये लावा का पठार है, लावा का पठार। और ये महाराष्ट्र में ज़्यादातर भाग इसके लगभग ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसके बाद में है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार जो है ये ज़्यादातर तो आंध्र प्रदेश के आंतरिक भागों में पाया जाता है, लेकिन कुछ भाग इसका तेलंगाना में भी देखने को मिलता है। और इसके यहाँ पे बहती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी इसे दो भाग बराबर भागों में बांट दी है। तो गोदावरी नदी इसके बीचों बीच से बहती है। सॉरी। उसके बाद में है मैसूर का पठार, जिसको कहते हैं कर्नाटक का पठार। अब मैसूर यानी कर्नाटक के पठार की जो विशेषता है कि बाबा बूदन की पहाड़ी इसी पर स्थित है। यानी मैसूर के पठार पर है बाबा बूदन की पहाड़ी। बाबा बूदन की पहाड़ी स्थित है। और कावेरी नदी और शरावती नदी। कावेरी नदी तो बहती है, साथ ही साथ शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, इसी को गांधी या गरसप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, वो भी मैसूर यानी कि कर्नाटक पठार पे ही स्थित है। तो मैसूर का कावेरी नदी शरावती पर स्थित जोग
गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात एक है, 3 अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, यहीं पर स्थित है। अब हम देखते हैं पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, छोटा नागपुर, मेघालय पठार, ये जितने आप देखेंगे, बघेलखंड, ये सब पूर्वी पठार के भाग हैं। तो पूर्वी पठार में पहला है बघेलखंड का पठार। तो उत्तर में सोनपुर की पहाड़ी और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ी से घिरा हुआ है। बघेलखंड का पठार उत्तर में सोनपुर की पहाड़ी और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ी है। वहीं छत्तीसगढ़ का पठार ये बघेलखंड के दक्षिण में है। अब देखिए, इसे क्रम याद कर लीजिए कि ये पूर्व में पहाड़ी पर है, तो पहले आया बघेलखंड का, क्योंकि इधर बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड से जस्ट नीचे जो है बघेलखंड है। तो बघेलखंड का पठार जो है, एक तरफ उत्तर में सोनपुर की पहाड़ी है और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ी है। छत्तीसगढ़ का पठार उसके नीचे है, यानी बघेलखंड के जस्ट नीचे छत्तीसगढ़ का पठार है। और बेनगंगा घाटी, महानदी का ऊपरी बेसिन, ये दोनों छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। बेनगंगा की घाटी और महानदी के ऊपरी भाग। दंडकारण्य, ये इम्पॉर्टेंट है कि दंडकारण्य आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में। वहीं छोटा नागपुर पठार पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर पठार में स्थित है। छोटा नागपुर पठार हर प्रकार से धनी है, चाहे वो नदी से हो, खनिज से हो या तीर्थ यात्रा से। तो पारसनाथ की पहाड़ी जैनियों से संबंधित है, यहीं पर स्थित है। महानदी, सोन नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण नदी, ये प्रमुख नदियाँ इसी पठार पे बहती हैं और खनिज संसाधन के रूप में छोटा नागपुर धनी है। मेघालय का पठार है तो भाग पूर्वी का, लेकिन ये पाया जाता है मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियाँ भी हैं, जनजातियाँ भी हैं, उनके नाम से पहाड़ भी है, जाना भी जाता है इनको। तो गारो, खासी, जयंतिया पठार के नाम से जानी जाती हैं। और यहाँ पे 2 नदियाँ मुख्य हैं, दुधनई और कैसनई। दुधनई और कैसनई, ये 2 नदियाँ जो है मेघालय के पठार में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।